नमस्कार, आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 6 भाग 7 पढ़ लिया। भाग 7 में आपने भरण ऊतक तंत्र के बारे में जाना, आपने वलकुट के बारे में जाना, परिरंभ और पित्त और पित्तकरणों के बारे में जाना। अब आते हैं हम भाग 8 में, उसके आगे के टॉपिक के बारे में बताएंगे जो कि है संवहन ऊतक तंत्र। संवहन ऊतक तंत्र, आप अभी पौधों में ऊतक तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें 3 ऊतक तंत्र आपको बताए गए हैं। पहला वायतोचीय ऊतक तंत्र, जिनके बारे में आपने पढ़ लिया भाग 6 के अंतर्गत। भरण ऊतक तंत्र, जिनके बारे में आपने भाग 7 के अंतर्गत पढ़ लिया। भाग 8 में आप पढ़ेंगे संवहन ऊतक तंत्र। आपको पता है कि संवहन ऊतक तंत्र वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? 2 चीजों से, जाइलम और फ्लोएम। संवहन ऊतक तंत्र किससे मिलकर बना होता है? अच्छा, इसे संवहन ऊतक तंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, जाइलम हो चाहे फ्लोएम हो, दोनों ही पदार्थों का संवहन करते हैं, कंडक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसी वजह से इसे संवहन कहा गया, संवहन ऊतक तंत्र। तो संवहन ऊतक तंत्र में कौन आता है? जाइलम व फ्लोएम आते हैं। एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। संवहन ऊतक तंत्र में कौन आता है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? संवहन पूल बनाते हैं। जाइलम व फ्लोएम दोनों मिलकर संवहन पूल बनाते हैं। ठीक। अब द्विबीजपत्री पौधा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है नीट में ये कि खुला संवहन तंत्र क्या होता है, खुला संवहन तंत्र क्या होता है और बंद संवहन तंत्र क्या होता है, बंद संवहन तंत्र क्या होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ओपन वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, ओपन वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है और क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। बताइए, खुला संवहन तंत्र क्या होता है? तो द्विबीजपत्री पौधों में जाइलम और फ्लोएम के बीच जब कैम्बियम भी पाया जाए, यानी हम कह सकते हैं खुला संवहन तंत्र क्या होता है? जाइलम व फ्लोएम के बीच क्या हो? कैम्बियम हो, कैम्बियम। ठीक, कैम्बियम पाया जाए, तब इसे क्या कहेंगे? खुला संवहन तंत्र। खुला संवहन तंत्र क्या होता है? जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है। ये किसमें पाए जाते हैं? द्विबीजपत्री पौधों में, द्विबीजपत्री पौधों में। ठीक है। बंद संवहन तंत्र क्या होता है? ऐसे संवहन तंत्र जिनके जाइलम व फ्लोएम के मध्य, फ्लोएम के बीच कैम्बियम ना पाया जाए, कैम्बियम क्या हो? अनुपस्थित हो। कैम्बियम ना पाया जाए, कैम्बियम अनुपस्थित होता है, तब ऐसे संवहन तंत्र को बंद संवहन तंत्र कहते हैं। ये किसका उदाहरण है? यह है एक बीजपत्री पौधे का, एक बीजपत्री पौधे का। सबसे ज्यादा नीट में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खुला संवहन तंत्र क्या होता है, बंद संवहन तंत्र क्या होता है। तो खुला संवहन तंत्र आपने जान लिया, जब जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम पाया जाए द्विबीजपत्री पौधे में, और एक बीजपत्री पौधे में कैम्बियम नहीं पाया जाता, उसे हम बंद संवहन तंत्र कहते हैं या क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि संवहन पूल के कौन कौन से तत्व होते हैं, यानी उसमें क्या क्या आते हैं। संवहन पूल के तत्व, तो संवहन पूल में 3 चीजें आ सकती हैं। जाइलम आना तय है, फ्लोएम आएगा और कैम्बियम, द्विबीजपत्री पौधों में केवल कैम्बियम आएगा। जाइलम फ्लोएम के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं, कुछ पॉइंट हम आपको बता दे रहे हैं।
आपको पता है जाइलम क्या करता है? जल और खनिज लवणों का संवहन करता है, जड़ से पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है खनिज लवणों को, जल को। साथ ही जाइलम किसका बना होता है? प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को। आपको ये भी पता है कि पहले बनने वाले जाइलम को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम, और बाद में बनने वाले जाइलम को क्या कहते हैं? मेटाजाइलम। यानी यह प्रोटो व मेटाजाइलम से बना होता है। आपको पता है कि इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जाइलम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आते हैं? मैंने आपको बताया है, वाहिकाएं आती हैं, वेसल्स आते हैं, वाहिनिकाएं यानी ट्रैकिड्स आते हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा आते हैं, जाइलम तंतु आते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत वाहिकाएं यानी वेसल्स आते हैं, और वाहिनिकाएं यानी ट्रैकिड्स आते हैं, और जाइलम मृदुतक यानी जाइलम पैरेन्काइमा आता है, और जाइलम तंतु यानी जाइलम फाइबर आता है। ठीक है। अब आपने ये भी पढ़ा है कि जाइलम, अभी तक आपने दो प्रकार का पढ़ा था। एक होता है अंतः आदिदारुक यानी इंडार्क, और एक आपने पढ़ा है बहि आदिदारुक यानी एक्सॉर्क। अभी आपको तीन प्रकार बताया जाएगा, एंडार्क, एक्सॉर्क और मेजार्क भी बताया जाएगा। जाइलम में प्रोटोजाइलम की स्थिति के अनुसार आपने पढ़ा है कि अंतः आदिदारुक यानी इनडार्क में क्या होता है? प्रोटोजाइलम केंद्र में होता है, मेटाजाइलम परिधि पर होता है, जैसे तने में, तो इसे इनडार्क कहते हैं। एक्सॉर्क यानी वह आदिदारुक जिसमें प्रोटोजाइलम परिधि पर होता है और मेटाजाइलम केंद्र में होता है, जैसे जड़ में। और इसके बाद अब आपको एक और बताया जाएगा, मध्य आदिदारुक। कुछ टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं जिनमें प्रोटोजाइलम के चारों तरफ मेटाजाइलम पाए जाते हैं, तब उसे हम मध्य आदिदारुक यानी मेजार्क कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। एक होता है केंद्रकीय शायद, हाँ कॉन्सेंट्रिक होता है, तो उन सबको इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, बस इतना इनफ है आपका। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि किसके आधार पर? प्रोटोजाइलम की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर जाइलम कितने प्रकार के होते हैं? निम्न तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला अंतः आदिदारुक, जिसे कहते हैं इनडार्क। ठीक है। अंतः आदिदारुक में क्या होता है कि इसमें केंद्र में कौन होता है? केंद्र में प्रोटोजाइलम, और परिधि में कौन होता है? मेटाजाइलम, मेटाजाइलम। यानी अगर आप देखो जाइलम की स्थिति में, तो मध्य में यानी केंद्र में क्या होता है? प्रोटोजाइलम। ये क्या है? प्रोटोजाइलम, जो कहाँ होता है? केंद्र में। और परिधि की तरफ, ये हो गया परिधि, तो परिधि की तरफ जो जाइलम होती हैं उन्हें कहते हैं मेटाजाइलम। ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है तने में। ठीक। उसके बाद जड़ में होता है वाह्य आदिदारुक, या वही नहीं, वाह्य ही होगा, वाह्य आदिदारुक, जिसे कहते हैं एक्सॉर्क।
अब इसी में इसका उल्टा होगा, यानी केंद्र में कौन होगा? मेटाजाइलम। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। केंद्र में मेटाजाइलम होगा और परिधि में कौन होगा? परिधि में होगा प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम फिगर में अगर आप देखें तो अब होगा केंद्र में, ज़्यादा ऊपर कर दिए, ये है मेटाजाइलम और परिधि में क्या है? प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम परिधि में और मेटाजाइलम केंद्र में। क्लियर? इसका उल्टा देखिए, वह अंतः आदिदारुक में क्या होता है? प्रोटोजाइलम केंद्र में होता है, मेटाजाइलम परिधि पर होता है। लेकिन बाह्य आदिदारुक में मेटाजाइलम केंद्र में होता है, मेटाजाइलम, और प्रोटोजाइलम परिधि में होता है। ठीक, क्लियर है बातें? इसके बाद तीसरा मध्यादिदारुक। मध्यादिदारुक जिसे कहते हैं मीज़ार्क। इसमें क्या होता है? तो इसमें प्रोटोजाइलम के चारों ओर, प्रोटोजाइलम के चारों ओर मेटाजाइलम होता है। इसका उदाहरण क्या है? कुछ टेरिडोफाइटा में। ठीक, यानी यहाँ पर यह प्रोटोजाइलम, उसके चारों तरफ मेटाजाइलम पाए जाएंगे। प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, यह हो गया प्रोटो, यह है मेटा। तो इस प्रकार के जाइलम को हम मध्यादिदारुक यानी मीज़ार्क कहते हैं। अब इसके बाद आता है फ्लोएम। जाइलम हो गया, दूसरा फ्लोएम। इन सभी के बारे में भी आपको बताया गया है, फ्लोएम के बारे में भी बताया गया है। पत्तियों में बनने वाले कार्बोहाइड्रेट का संचरण करती हैं। फ्लोएम जाइलम के बाहर की तरफ होती हैं, जाइलम के बाहर की तरफ होती हैं। ठीक है, ऐसे ये है, अगर इधर ये है जाइलम, जाइलम के बाहर की तरफ होती हैं फ्लोएम। अभी फिगर में सब दिखाया जाएगा। आपको भी पता है कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? फ्लोएम में क्या क्या आता है? चालनी नलिका, सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के बारे में बताइए, कौन सी बात बहुत ज़्यादा फेमस है कि इसके परिपक्व चालनी नलिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। सहचर कोशिका यानी कॉम्पेनियन सेल, हर एक चालनी नलिका के पास कॉम्पेनियन सेल लगे होते हैं। उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम तंतु। ठीक, बस। अब आता है कैम्बियम, तीसरा कैम्बियम। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैम्बियम क्या होते हैं? या जाइलम व फ्लोएम के बीच, लेकिन केवल द्विबीजपत्री में बीच उपस्थित जीवित कोशिकाएं हैं, जीवित कोशिकाएं हैं जो वास्तव में पार्श्व विभज्योतक होती हैं। पार्श्व विभज्योतक यानी लैटरल मेरिस्टम होते हैं, लैटरल मेरिस्टम। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैम्बियम क्या होता है? तो पार्श्व विभज्योतक यानी लैटरल मेरिस्टम होती हैं। ठीक,
और ये कोशिकाएं उपापचयी रूप से बहुत सक्रिय होती हैं, ठीक। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कोशिकाएं उपापचयी रूप से काफ़ी अधिक सक्रिय होती हैं। अब आप ये भी पढ़ चुके कैम्बियम की उपस्थिति के बारे में कि अगर कैम्बियम उपस्थित होता है जाइलम और फ्लोएम के मध्य तो उसे हम खुला संवहन तंत्र कहते हैं, जो कि द्विबीजपत्री पौधों का उदाहरण है। और अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम नहीं पाया जाता तो उसे बंद संवहन तंत्र कहते हैं, जो कि एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण है। और बाकी आपने पढ़ लिया कि ये पार्श्ववज्योति की कोशिकाएं से बनी होती हैं। अब आता है आपका संवहन पुलों के प्रकार। संवहन पुल के प्रकार। संवहन पुल में जाइलम और फ्लोएम के लगने के क्रम के आधार पर यह निम्न प्रकार का होता है। निम्न प्रकार का होता है। देखिए, संवहन पुल 3 प्रकार का होता है। एक हो गया अरीय यानी रेडियल, दूसरा होता है संयुक्त यानी कंजॉइंट, और तीसरा होता है संकेंद्रिक यानी कॉन्सेंट्रिक। अरीय संवहन पुल में क्या होता है या संवहन बंडल में क्या होता है? तो अरीय प्रकार के संवहन तंत्र में या संवहन पुल में जाइलम व फ्लोएम विभिन्न त्रिज्याओं पर होती हैं। विभिन्न त्रिज्याओं में स्थित होती हैं, या कह सकते हैं एकांतर अर्धव्यास पर पाए जाते हैं। अर्धव्यास पर होते हैं, जैसे जड़ में, ठीक। अब इसमें क्या होता है तो देखिए, संवहन पुल है, वाह्य त्वचा हो गई। अब इसके बाद यहां पर शुरू हुआ जाइलम, तो इसके अर्धव्यास में पाया जाएगा फ्लोएम। ठीक है, ये हो गया जाइलम। ये हो गया फ्लोएम। तो जब ऐसी व्यवस्था हो तब इसे कहते हैं अरीय प्रकार। तो पूछने के लिए क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं कि जब जाइलम और फ्लोएम एकांतर अर्धव्यास पर होते हैं तब इस प्रकार के संवहन पुल को क्या कहते हैं? अरीय। किस में पाए जाते हैं? जड़ में। क्लियर है बात है? ये है फ्लोएम। अभी फिगर में एकदम क्लियर दिखा देंगे। ये है जाइलम जब ऐसी व्यवस्था होती है। संयुक्त में क्या होता है? जब एक ही
अर्धव्यास पर जाइलम व फ्लोएम हो, तब इसे कहते हैं संयुक्त। इसका फिगर कैसे बनेगा? इसका फिगर इस तरह से बनेगा। इनके बीच में हो सकता है कैम्बियम पाया जाए, ठीक है। मान लो ये कैम्बियम है, इसके बाद ये है फ्लोएम जो बाहर की ओर स्थित होता है। उसके बाद ये है आपका जाइलम। तो जब ऐसी स्थिति मिलती है तब इसे कहते हैं संयुक्त प्रकार का संवहन बंडल या संवहन पूल। ठीक, यह है जाइलम, यह कैम्बियम द्विबीजपत्री में, और यह है फ्लोएम। ऐसी जो संरचना होती है इसे कहते हैं संयुक्त प्रकार। अगला आता है संकेंद्रिक। इसमें क्या होता है? संकेंद्रिक में इस प्रकार के संवहन पूल में जाइलम या फ्लोएम में से एक केंद्र में होता है तथा दूसरा इसे चारों ओर से घेरे होता है, चारों ओर से घेरे होता है। इसमें कैम्बियम ना होने के कारण यह बंद प्रकार का होता है, बंद प्रकार का होता है। ठीक है, फिगर में देखें। मान लेते हैं कि ये एक संवहन पूल है जिसमें बीच में क्या है? जाइलम। ये है जाइलम और इसके चारों तरफ पाया जा रहा है फ्लोएम। तब ऐसी जो व्यवस्था होती है इस व्यवस्था को ही क्या कहते हैं? संकेंद्रिक यानी कॉन्सेंट्रिक। अब या तो हो सकता है एक ये हो गया, दूसरा हो सकता है कि बीच में फ्लोएम हो, बीच में फ्लोएम हो, तब इसके चारों ओर क्या होंगे? जाइलम। ऐसी भी व्यवस्था हो सकती है, इसे कहते हैं संकेंद्रिक। क्लियर है बातें? बस ये था संवहन पुल के बारे में कि संवहन पुल कितने प्रकार का होता है। अरीय, फिर से याद कर लीजिए, अरीय में क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम एकांतर अर्धव्यास पर अलग अलग त्रिज्याओं पर स्थित होते हैं इस तरह से। और संयुक्त में जाइलम और फ्लोएम एक ही अर्धव्यास पर स्थित होते हैं इस तरह से, जाइलम फ्लोएम बाहर की तरफ, जाइलम अंदर की तरफ। संकेंद्रिक में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम में से कोई एक केंद्र में होता है, बाकी इसके चारों तरफ होते हैं। आइए इसको फिगर में दिखाते हैं। ये है आपका रेडियल यानी अरीय संवहन पुल। अरीय संवहन पुल में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम दोनों एकांतर अर्धव्यास पर होते हैं। देखिए ये है आपका फ्लोएम और फिर आता है जाइलम, फिर आता है फ्लोएम, फिर आता है जाइलम। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था होती है इसे कहते हैं अरीय यानी एकांतर अर्धव्यास। एकांतर अर्धव्यास पर जब जाइलम या फ्लोएम पाए जाते हैं तब ये अरीय प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम इस तरह से पाए जाए, यानी के और एल ये दोनों अरीय के उदाहरण हैं। ठीक है, के एंड एल रेडियल है, आई एंड जे कॉन्सेंट्रिक हैं। आई एंड जे ये देखिए कॉन्सेंट्रिक हैं, और उसके बाद जी एच भी तो होंगे, जी एच भी कॉन्सेंट्रिक है।
GHIJ। देखिए दोनों रूप दिखाया गया। मैंने क्या बताया था, संकेंद्रिक में क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों में से कोई एक केंद्र में हो सकते हैं और दूसरा वाला उसके चारों तरफ होगा। तो देखिए एक तरफ दिखाया गया जाइलम अगर केंद्र में है तो उसके परिधि पर क्या होंगे, फ्लोएम होंगे। दूसरा दिखाया गया अगर फ्लोएम बीच में है तो उसके चारों तरफ जाइलम होंगे। यह होता है कॉन्सेंट्रिक। अभी देखिए जी और एच किसका उदाहरण है, कॉन्सेंट्रिक एम्फीक्राइब्रल का। इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये एम्फीवैसल कहलाता है जब फ्लोएम बीच में होता है। उसके बाद आपने पढ़ा दूसरा वाला जिसे क्या कहते हैं, कंजॉइंट यानी संयुक्त। ए एंड बी क्या दिखा रहा है, कंजॉइंट, ए एंड बी कंजॉइंट। ये सी और डी भी कंजॉइंट ही है, हालांकि ये भी कंजॉइंट ही है, ए और एफ भी कंजॉइंट ही है। इसे बाइकोलेटरल कहते हैं क्योंकि जब दो बार कैम्बियम पाए जाते हैं। देखिए ये द्विबीजपत्री का है जिसमें ये फ्लोएम हो गया, उसके बीच में फ्लोएम और जाइलम हो गया, ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है, यानी ये किसका उदाहरण है, द्विबीजपत्री का। ठीक, ये एक बीजपत्री का उदाहरण है जिसमें फ्लोएम है जाइलम है लेकिन इनके बीच में कैम्बियम नहीं है। और ये संरचना क्या बताती है, एक ही अर्धव्यास पर है, इसलिए ये क्या कहलाता है, संयुक्त। ठीक, ये डिटेल में दिखाया गया है। फ्लोएम को सिखाएं, कैम्बियम को सिखाएं, जाइलम को सिखाएं। उसके बाद एक और होता है बाइकोलेटरल जिसमें कैम्बियम दो होते हैं और फ्लोएम भी दो होते हैं। ये होता है आउटर फ्लोएम और ये होता है इनर फ्लोएम। जाइलम मध्य में होता है और कैम्बियम इनर आउटर कैम्बियम, इसे कहते हैं बाइकोलेटरल। ठीक, बस ये हो गया संपूर्ण बातें आपका संवहन ऊतक तंत्र के बारे में। यानी आपने पौधे में सभी पढ़ लिया। और कोई फिगर है, एक मिनट, हाँ ये देखिए जाइलम के बारे में आपने पढ़ा कि जाइलम प्रोटो और मेटा के फॉर्म में होते हैं। प्रोटोजाइलम ये हैं और ये हैं आपके मेटाजाइलम। ठीक, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। आपको ये भी पता है जाइलम में वेसल्स होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर होते हैं, ये सारी चीज़ें। फ्लोएम में आपने देखा कि फ्लोएम में सीव ट्यूब यानी चालनी नलिकाएं होती हैं। आपको पता है कि प्रत्येक चालनी नलिका से सहचर कोशिकाएं लगी होती हैं, सहचर कोशिकाएं यानी कॉम्पेनियन सेल्स लगी होती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा पाया जाता है। आपको और डिटेल बताया गया था कि प्रत्येक चालनी कोशिकाओं के मध्य चालनी प्लेट पाई जाती है, चालनी पट्ट पाई जाती है फ्लोएम। ठीक है, उसके बाद आखिरी यहाँ पर आपने 3 प्रकार के इसको पढ़ा, वैस्कुलर सिस्टम को। वैस्कुलर सिस्टम में जाइलम के बारे में कि जाइलम मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम की स्थिति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। एक्सॉर्क यानी वाय आदिदारुक, इसमें क्या होता है, प्रोटो परिधि में, मेटा केंद्र में। एंडार्क यानी अंतः आदिदारुक, इसमें क्या होता है, प्रोटो केंद्र में होता है और मेटा परिधि पर। और जब प्रोटो के चारों तरफ मेटा होता है तब ये क्या कहलाता है, मेसॉर्क यानी मध्यादिदारुक। बस ये हो गया आपका कंप्लीट। ये अब कुछ नीट के क्वेश्चन हैं जिनको मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, इन टॉपिक से रिलेटेड बार बार पूछे गए हैं। देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। क्वेश्चन है आपका कि वलकुट, जबकि अभी थोड़ी देर पहले करा भी दिया था मैंने, एक बार देख लेते हैं। वलकुट क्षेत्र किनके बीच में पाया जाता है, किनके बीच में पाया जाता है। ठीक है, नीट 2016। 4 ऑप्शन। पहला है अंतस्त्वचा और संवहन बंडल के बीच, दूसरा बाह्य त्वचा और रंभ, उसके बाद है परिरंभ
व अंतस्त्वचा, और उसके बाद है अंतस्त्वचा और मज्जा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, वल्कुट क्षेत्र किन के बीच पाया जाता है। तो बताइए, ये मान लेते हैं कि ये जो कोशिकाएं हैं ये क्या हैं, बाह्य त्वचा हैं। ये हो गई बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा, आपको पता है बाह्य त्वचा के बाद ही क्या आता है, वल्कुट। क्या आता है, वल्कुट। वल्कुट में क्या आता है, हाइपोडर्मिस, उसके बाद सामान्य कॉर्टेक्स, अभी सब कुछ बताए हैं, सामान्य कॉर्टेक्स, और उसके बाद आता है अंतस्त्वचा यानी एंडोडर्मिस, और अंतस्त्वचा के बाद आता है रंभ यानी स्टील। और इस वाले में अंतस्त्वचा में आपको बताया भी थे कि अंतस्त्वचा क्या करता है, वल्कुट को रंभ से पृथक करता है। अगर आप देखें इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो अंतस्त्वचा और संवहन बंडल, तो अंतस्त्वचा और संवहन बंडल के बीच में तो वल्कुट तो होता नहीं, वल्कुट तो ये है। वल्कुट किसके बीच पाया जा रहा है, बाह्य त्वचा के बाद पाया जा रहा है और रंभ के पहले पाया जा रहा है। यानी बाह्य त्वचा और रंभ, ये हो गया बाह्य त्वचा और रंभ के बीच में पाया जाता है वल्कुट। वल्कुट क्षेत्र किन के बीच में पाया जाता है, बाह्य त्वचा और रंभ, बाह्य त्वचा और रंभ के बीच में। ये सभी हाइपो, सामान्य कॉर्टेक्स, अंतस्त्वचा, ये सभी वल्कुट के ही तो पार्ट हैं। तो इसलिए ऑप्शन क्या सही होगा, बी ऑप्शन, बाह्य त्वचा और रंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया है कि कैस्पेरियन पट्टियां कहाँ होती हैं। कैस्पेरियन पट्टियां कहाँ होती हैं। ये है नीट 2018 में भी पूछा गया है, 1994 में भी पूछा गया, 90 में पूछा गया। इजी क्वेश्चन है, ABCD। तो बताइए कैस्पेरियन पट्टियाँ वल्कुट में, अरे पहला ऑप्शन है वल्कुट, दूसरा ऑप्शन है परिरंभ, और तीसरा ऑप्शन है बाह्य त्वचा, और चौथा ऑप्शन है अंतस्त्वचा। तो बताइए, आपने अभी पढ़ा है कि कैस्पेरियन पट्टियाँ किससे बनती हैं, अंतस्त्वचा की कुछ कोशिकाएं, उनकी अरीय और आंतरिक भित्तियाँ सुबेरिन, क्यूटिन या कभी कभी लिग्निन पदार्थों के संग्रह की वजह से स्थूलीकृत यानी थिक एंड मोटी हो जाती हैं और क्या बनाती हैं, कैस्पेरियन पट्टियाँ। यानी इसका ऑप्शन क्या सही होगा, कैस्पेरियन पट्टियाँ कहाँ होती हैं, अंतस्त्वचा में होती हैं, क्योंकि अंतस्त्वचा की कुछ कोशिकाओं से बनती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द्वार कोशिकाओं को घेरने वाली विशिष्टीकृत बाह्य त्वचीय कोशिकाओं को क्या कहते हैं। कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है नीट 2016 में। नीट 2016 ऑप्शन है सहायक कोशिका, दूसरा आवर्ध त्वक कोशिकाएं, तीसरा है वातरंध्र। कमेंट बॉक्स में तब तक आप लोग आंसर लिखिए कि क्या होगा इसका आंसर। पूरक कोशिकाएं, देखते हैं अभी हम कमेंट बॉक्स में कि किसका आंसर सही है। द्वार कोशिका आपने पढ़ा है, रंध्र के खुलने और बंद होने में द्वार कोशिका का ही रोल होता है। ये हो गई द्वार कोशिका। मैंने आपको बताया था कि द्वार कोशिका के पास बाह्य त्वचा की कुछ कोशिकाएं होती हैं जो बाह्य त्वचा की अन्य कोशिकाओं से भिन्न होती हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, सहायक कोशिका या इसे उपकोशिका
इसे उपकोशिका या इसे सब्सिडियरी कोशिका, सब्सिडियरी सेल या एसेसरी सेल भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या सही होगा बताइए। द्वार कोशिका को घेरने वाली विशिष्टीकृत वायतोचीय कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? सहायक कोशिका। ऑप्शन ए सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन, सहचर कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं यानी क्या होंगी? कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन सेल निकटता से संबंधित होती हैं, निकटता से संबंधित होती हैं किसके? यही बताना है, संबंधित होती हैं। ये पूछा गया है नीट 2012 यानी जब AIPMT चलता था तब। ए है चालनी तत्वों से, बी है वाहिका तत्वों से, वाहिका तत्वों से। अगर आपका आंसर आएगा तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा। त्वचा रोमों से और डी द्वार कोशिकाओं से। बताइए सहचर कोशिका किससे संबंधित है? आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा है कि फ्लोएम में क्या होता है? चालनी तत्व यानी चालनी नलिका, उसके बाद सहचर कोशिका और उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा और उसके बाद फ्लोएम तंतु, फ्लोएम तंतु। आपने पढ़ा है कि जो चालनी नलिका होती हैं, अभी फिगर में भी दिखाया था, चालनी नलिका से सटी होती हैं क्या? सहचर कोशिकाएं। ऑप्शन क्या सही होगा? द्वार सहचर कोशिका निकटता से संबंधित होते किससे? चालनी तत्वों से या चालनी नलिका से। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन होंगे और नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। स्थलीय पादपों में द्वार कोशिकाएं अन्य बाह्य त्वचीय कोशिकाओं से निम्नलिखित में भिन्न होती हैं, भिन्न होती हैं। किससे भिन्न होती हैं? किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होती हैं? क्या माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति के कारण या अंतः प्रदवी जालिका की उपस्थिति के कारण या फिर हरितलवक की उपस्थिति के कारण या फिर कोशिका पंजर के कारण? ये पूछा गया है 2011 में, 2011 नीट या AIPMT 2011 में पूछा। तो बताइए द्वार कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होती हैं? तो द्वार कोशिका में क्या पाया जाता है? हरितलवक। हरितलवक की उपस्थिति के कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्टार्च का फॉर्मेशन होता है और वही स्टार्च का बनना ना बनना ही रंध्र के खुलने और बंद होने का नियमन करती हैं। यानी क्या होगा? ऑप्शन सी हरितलवक इनमें पाया जाता है, इसलिए भिन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भरण ऊतक में क्या सम्मिलित होता है? भरण ऊतक में सम्मिलित होते हैं, अभी बताए थे। ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या सम्मिलित होते हैं? ये पूछा गया है 2011 नीट में यानी AIPMT में। ऑप्शन दिया गया है बाह्य त्वचा तथा संवहन पूल के अतिरिक्त अन्य सभी ऊतक, बी बाह्य त्वचा और वलकुट, बाह्य त्वचा और वलकुट। तो देखिए पूरा लाइन ही दे दिया है। सी अंतस्त्वचा से भीतर के सभी ऊतक, भीतर के सभी ऊतक और डी
अंतस्त्वचा से बाहर के सभी ऊतक। अभी बताए थे कि भरण ऊतक क्या होता है, एनसीईआरटी की लाइन है ये। भरण ऊतक क्या होता है, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र और संवहन ऊतक को छोड़ दो, बाकी सभी ऊतक भरण ऊतक के अंतर्गत आते हैं। तो बाह्य त्वचा तथा संवहन पूल के अतिरिक्त अन्य सभी ऊतक क्या कहलाते हैं, भरण ऊतक, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2010 में पूछा हुआ है, वेरी इजी क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन एक पार्श्व विभाज्योतक यानी लैटरल मेरिस्टम नहीं है। ये पूछा गया 2010 में। ए अंतःपूलीय एधा जिनके बारे में अभी आप नहीं पढ़े हो। बी अंतरापूलीय एधा, इनके बारे में भी अभी नहीं पढ़े हो। कागजन अंतर्वेशी विभाज्योतक। अब आप बताओ, आपने विभाज्योतक के बारे में तो पढ़ा है ना। विभाज्योतक 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक और अंतर्वेशी विभाज्योतक, यानी एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ये क्या कह रहा है कि इनमें से पार्श्व विभाज्योतक नहीं है, यानी कह रहा है कि लैटरल मेरिस्टम नहीं है। तो बताइए, इसमें एक मेरिस्टम दे दिया है, इसमें ऑप्शन में एक इंटरकैलरी मेरिस्टम दे दिया है। तो बताइए, अगर इंटरकैलरी मेरिस्टम पार्श्व मेरिस्टम होता तो क्यों इसको अलग मेरिस्टम क्यों कहा जाता, यानी ऑप्शन क्या होगा, चुपचाप दिमाग लगा के लगा दो डी, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, तो ये कभी ये नहीं हो सकते। अगर पार्श्व विभाज्योतक ये होते तो इंटरकैलरी मेरिस्टम का नाम अलग नहीं रखा जाता, क्योंकि मेरिस्टम 3 प्रकार का होता है, आपने पढ़ा है, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम पार्श्व विभाज्योतक नहीं होता, ऑप्शन इसका डी जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2009 में, निम्नलिखित में से किसकी पत्तियों में पहली सेड मृदुतक नहीं पाया जाता। बताए हैं ज्वार यानी सारगम की पत्तियों में, उसमें पहली सेड मृदुतक नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 2003 में पूछी गई है, शांत क्षेत्र वाली कोशिकाओं का गुण क्या होता है। तो आपको बताया है कि शांत क्षेत्र वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो शांत क्यों कहलाती हैं, क्योंकि वो विभाजित नहीं होती। जब आसपास की जब विभाज्योतिकी कोशिकाएं में नष्ट हो जाती हैं या विभाजन की क्षमता नष्ट हो जाती है किसी प्रकार से, तो शांत कोशिका रिजर्व के रूप में होती हैं और वे विभाज्योतिकी कोशिकाओं की तरह कार्य करने लगती हैं। इनका केंद्रक छोटा होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको अगर ध्यान होगा, मैंने लिखवाया भी है, तो इस पर ऑप्शन लगा सकते हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा, पतला कोशिका द्रव्य व छोटे केंद्रक। और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिले और बहुत पुराने हैं, तो कोई मतलब नहीं है। तो इतने क्वेश्चन आपने देखे, बहुत इजी क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं। बस ये है कि जितना भी आपको लिखवाया गया है, पढ़ाया गया है, वो एकदम जुबान पे रटा होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। और इनके अलावा तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं अवॉइड कर देता हूँ खुद ही, कि जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन जितना लिखवाते हैं, जितना समझाते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और आपको उतना पढ़ना होगा। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया है। ऊतक तंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी आपकी हो गई। अब इसके बाद जड़, तना, इनके बारे में आपको बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।